चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन आधा कंप्लीट किया था, बाकी का क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लेंगे, राइट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाँ, क्या क्या पढ़ा था, बेसिक चीजें कुछ हमने पढ़ी थी बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के केस में, वो हमें याद रखनी है। कौन सी? जब भी आप डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स का कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, ओपनिंग बैलेंस हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, इट डजंट मैटर, हर टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनता है, हर टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनता है, वेदर इट इज ओपनिंग बैलेंस। देखो यहां पे ओपनिंग बैलेंस लिखा ना, उसके आगे इंटरेस्ट लिख दिया। इंटरेस्ट कब से कब तक लिख दिया? लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट। बराबर, लास्ट ड्यू डेट कल ही हो चुके हैं तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब जहां मान के चलो कि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल आज 1 अप्रैल नया साल स्टार्ट हो गया और लास्ट ड्यू डेट 31 मार्च थी, मतलब कल के दिन। तो कल के दिन पूरा ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कोई इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं। इस वजह से अगर कल ही ड्यू डेट हो चुकी है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है, बराबर। लेकिन हाँ, लास्ट ड्यू डेट 31 दिसंबर थी, आज 1 अप्रैल है, नया साल शुरू हो गया, तो आपको 31 दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो ओपनिंग बैलेंस के सामने लिखना पड़ेगा। अभी इससे होगा क्या, मैंने इसका लॉजिक बताया था। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अपने अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दिया तो उससे होगा क्या, कुछ याद है? ये लॉजिक लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। बोलो क्या होता है? लास्ट लेक्चर में ये लॉजिक मैंने समझाया था। यहां पे मैंने इंटरेस्ट लिख दिया 2700, 3 महीने का इंटरेस्ट होगा। यस, मुझे लगता है 3 महीने का। हाँ, इसमें 30 सितंबर एंड 31 मार्च थी, तो 1 जनवरी से पहले ड्यू डेट कौन सी थी? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कैलकुलेट किया होगा, राइट। बराबर, हाँ। बोलो क्या होगा इससे, कुछ आइडिया, कुछ याद आ रहा है? तो मैंने बोला था अभी इस साल जो इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, जैसे कि 1 जनवरी मतलब 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलने वाला है। देखो 31 मार्च को इंटरेस्ट मिल गया, ये कितना है? 6300। अब ये 6300 का जो इंटरेस्ट है ना, उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट है विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, बराबर ना। ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, ये कौन से साल को बिलोंग करते हैं? करंट ईयर, लास्ट ईयर, ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, बराबर। तो ये 6300, 6 महीने का जो इंटरेस्ट मिल चुका है, उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट विच बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, और वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया 2700। उससे हुआ क्या? वो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, उससे हुआ क्या? क्रेडिट साइड पे पूरे 6 महीने का है, उसमें से जो लास्ट ईयर का वो डेबिट हो गया, भाई डेबिट साइड पे आ गया। तो जब हम टोटल लेंगे, बैलेंस निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इस साल रिसीव हो चुका है 6300, उसमें से उतना ही पोर्शन बचेगा जो इस साल को बिलोंग करता है। समझा क्या ये? इस वजह से डेबिट साइड पे लिख देना है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कितना इंटरेस्ट पेंडिंग है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। क्योंकि वो जो ड्यू डेट है लास्ट ईयर की थी, उसके बाद में कुछ महीने ऐसे हो गए जिन महीनों का इंटरेस्ट मिला नहीं है। तो कौन से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपना ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से, तो ये 3 महीने लास्ट ईयर को बिलोंग करते हैं। आया कि ये लॉजिक समझ में? और एज वेल एज ये 2700 जो है ना, ये जो 2700 जो है, वो 2700 हमने लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना होगा, तो लास्ट ईयर में बाय बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा होगा ना, क्लोजिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसके सामने हमने ये इंटरेस्ट लिखा होगा, क्योंकि इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, वही कैरी फॉरवर्ड होकर डेबिट साइड पे आ जाता है। और उससे फायदा क्या हो जाता है कि जो टोटल इंटरेस्ट इस साल मिला है, उसमें से जो लास्ट ईयर का है, जो हमने इंटरेस्ट डिवेंचर्स परचेस करते वक्त किसी को दिया है, जैसे ये 750, वो सभी डेबिट साइड पे आ जाएंगे और वही बचेंगे विच बिलोंग्स टू अस फॉर करंट ईयर। ये समझा क्या? बोलो, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? बोलो। ये लॉजिक में इंटरेस्ट में कभी भी कैलकुलेट करते हो लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं बाकी। हाँ, इतना सिर्फ देखना कि अभी आपने कुछ डिवेंचर्स बेचे हो, तो ये देखना कि कितने डिवेंचर्स अभी बाकी है, उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जो डिवेंचर आपने बेचे है, उसका इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है आपको? जो डिवेंचर्स आपके पास है उसका ही इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो, ये समझ में आ गया ओपनिंग बैलेंस वाला लॉजिक? सभी लोग बोलना। जब तुम्हें सभी लोग बोलता नहीं, तब तक आपसे आंसर ही नहीं आता। सही बात, सभी लोग बोलो सर। यस, लॉजिक क्लियर है ना, क्यों हम लिखते हैं
मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिसका लॉजिक नहीं बताया है, और आपको भी वो लॉजिक याद रखना है, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि लिखना क्यों है। वैसे देखा जाए तो मैकेनिकली अगर देखा जाए तो मैकेनिकली आप क्या करो, हर बार जब भी ट्रांजेक्शन होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख दो जो साइड पे, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट। इतना आपने रूल याद रख लिया तो भी लिखा जाएगा, बराबर, तो भी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, बराबर। बट क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहेगा कि क्यों 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 क्यों, ये बार बार चलने की बजाय एक बार लॉजिक समझ लिया तो बाद में याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो कंसेप्चुअली समझ में आ जाता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने हमने ये जो है 18, ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस था 1,18,000 का, आपने लिखा होगा। बाद में आपने परचेस किया 19,600 प्राइस पे, बराबर 20,000, और उसके बाद में 31 मार्च के दिन आपको इंटरेस्ट, 31 मार्च के दिन आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ये कौन सा, एक मिनट, हाँ, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला, आपके पास जितने डिवेंचर्स है उसके ऊपर मिलेगा। 1,20,000 तो ओपनिंग में थे, 20,000 और आ गए, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है ना, तो चाहे 1,40,000, 1,40,000 के ऊपर 9%, और कितने दिन का मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा, तो 6,300 आपको इंटरेस्ट मिल गया, ये हमने लिखा था। उसके बाद में आपने क्या किया, सेल किया। सेल कितना किया, क्वेश्चन में बताया था, डेट के सीक्वेंस से हमें चलना है। सेल कितने का किया, 500 यूनिट, तो 500 यूनिट की फेस वैल्यू कितने, 500 इंटू 150,000 है, बराबर। और कितने में सेल किया, कितने में सेल किया, 100 एक्स इंटरेस्ट है, 100 एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं तो लेस करने की जरूरत नहीं। तो 500 इंटू 100 50,000 में सेल किया, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो आपको लेस करने की जरूरत नहीं, एज वेल एज ब्रोकरेज भी नहीं है, इस वजह से ब्रोकरेज भी लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ा, फिर से इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर, इस पर्टिकुलर डिवेंचर्स के ऊपर। लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी, लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी इससे पहले, मार्च, 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए। 50,000 इंटू 9%, वही आया ना, 50,000 इंटू 9% इंटू 3/12, ऐसे ही कैलकुलेट किया ना, बोलो 50,000, यस वही है। क्लियर, यहां तक हम पहुंचे थे, और मैंने बोला था कि इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना बाकी है। ये जो सेल होता है, जब भी सेल होता है आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है, तो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, वहीं पे हमने स्टॉप किया था। चलो लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। चलो कौन से सेल किए, पहला पहला वर्किंग नोट, प्रॉफिट, लिखो यहां पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 जुलाई 2000, क्या है, 2000, ये दिया नहीं क्या, 8, ओके 2008। चलो लिख दो, कितने पे बेचा आपने, कितने पे सेल किया आपने, और ये कौन सी मेथड है, याद रखना, एक मेथड याद रखना, वहां पे एक प्रॉब्लम में क्लियरली बताया कि कौन से मेथड से, मिस्टर जेड फॉलोज फीफो मेथड। क्या आपको फीफो मेथड पता है, फीफो, फीफो, फीफो पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्या, जो पहले आया था वो पहले भेज दिया, मतलब पहले जो डिवेंचर्स आए थे उसे पहले बेच दिया। ध्यान सुनना, कौन से बेचे इन्वेस्टमेंट, जो पहले आए थे। सबसे पहले अपने पास इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, सबसे पहले अपने पास इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, तो वो थी सबसे पहले अपने पास ये ओपनिंग बैलेंस वाली, मतलब सबसे पहले अपने जो बेचा है ना, वो ओपनिंग बैलेंस में जो इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर्स थे वो अपने बेचे होंगे, उसकी कॉस्ट हमें लेस करनी है, क्योंकि सिंपल बात है, सेल्फ ट्रेस में से आप जब कॉस्ट लेस करते हो तब आपको प्रॉफिट मिलता है ना। मतलब एक डिवेंचर 50,000 में बेचे, उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 48,000 है और उसे 50,000 में बेचा तो 2,000 का आपका प्रॉफिट बन गया, बराबर। तो आपको सेल्फ प्राइस, सिंपली सेल्फ प्राइस कैलकुलेट करनी है, वो तो कैलकुलेट करके रखी है, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। 50,000 पे आपने सेल किया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इवन ब्रोकरेज था ही नहीं, बट अगर होता तो लेस कर देते। क्लियर, तो ये 50,000 आपको मिल गए, 50,000 आपको मिल गए, राइट। अभी आप मुझे बता देना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान सुनना, मैं पूरा फॉर्मेट लिख देता हूं। हाँ,
टोटल प्राइस, ये कौन सी है, एक्स इंटरेस्ट, ये एक्स इंटरेस्ट है, इस वजह से आपको समझ में आ गया, आगे लेस नहीं करना, 50,000 बराबर, माइनस माइनस ब्रोकरेज, सेल प्राइस कहते हो ब्रोकरेज माइनस किया जाता है, ब्रोकरेज मैं लिख दूंगा नील, ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी बट अपने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं कि ये फॉर्मेट से हम सेल प्राइस निकालते हैं, माइनस माइनस क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या, बोलो हाँ है ना, इंटरेस्ट माइनस करना है क्या इसमें से, बोलो हाँ या ना, इंटरेस्ट माइनस करना है, नो राइट, क्यों, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, इंक्लूड है ही नहीं तो माइनस क्यों करना है, तो प्राइस आगे, ये हर बार हमें सोचना है, इस वजह से लिखा है। हाँ आपने सोचा और पता चला कि उसमें इंटरेस्ट और ब्रोकरेज है ही नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं, मैंने आपको ऐसा आपको अगले टाइम लगे सर लास्ट टाइम आपने ब्रोकरेज नहीं लिया था, इंटरेस्ट नहीं लिया था, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ले रहे हो, अरे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लूंगा, अगर वो प्राइस कम इंटरेस्ट हो तो ले लूंगा, क्या बात है उसमें, मतलब डिफिकल्टी वाली थोड़ी ना बात है, मतलब ये हर बार चेंज हो सकता है जैसे बताया उसके हिसाब से, तो उस वक्त मैं ब्रोकरेज इंटरेस्ट लेस कर दूंगा जो भी एप्लीकेबल बनता है बराबर, माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते वक्त या तो फीफो मेथड अप्लाई किया जाता है या फिर एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड बराबर, अभी उन्होंने क्लियरली बताया फीफो मेथड अप्लाई करना बराबर, फीफो मेथड मतलब कि पहले जो डिबेंचर आपके पास थे वो बेचे जाएंगे, फर्स्ट इन पहले आए वो पहले जाएंगे, पहले कौन से आए थे, जो ओपनिंग बैलेंस में वो पहले आए थे ना, जो ओपनिंग बैलेंस में पड़े वो पहले आए थे ना, वो कितने में लिए थे आपने, बोलो वो कितने में लिए थे आपने, वो कितने में लिए थे आपने, पहले जो आपके पास आए थे सबसे पहले वो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस में पड़े हुए हैं, वो कितने में लिए थे आपने, आप बताना, यहां पे एक छोटी गलती हो सकती है इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो कितने में लिए थे, आई एम वेटिंग, कितने में लिए थे पहले वाले, है क्या आपके पास लिखा हुआ, कितने में लिए थे, यहां पे देखो आपके सामने है, 1,20,000 फेस वैल्यू, इंटरेस्ट 2,700, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 1,18,000, तो कितने में लिए थे, ऑब्वियसली गलती से स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पे फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू तभी लेनी है जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो बराबर, यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1,18,000 कितने डिवेंचर्स के लिए, बोलो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 1,20,000 मतलब 1,200 है, 1,200 है ना, या आप ऐसा भी कर सकते हो 1,20,000 के 1,18,000 डिवाइड बाय, या तो 1,200 कर दो, 1,200 कर दो, 1,200 है ना टोटल वो बराबर, उसमें से कितने बेचे गए, उसमें से कितने बेचे गए, 500 बेचे गए, उसमें से कितने बेचे गए, 500 बेचे गए बराबर, तो 500 बेचे गए, ठीक है, तो 1,200 डिबेंचर टोटल थे, डिबेंचर इन ओपनिंग इनटू 500 डिबेंचर, इंटू 500 डिबेंचर, मुझे 500 डिबेंचर की वैल्यू निकालनी है, 500 डिबेंचर की वैल्यू निकालनी है, कितना आता है बोलो, कितना आता है, कैलसी 49,166 मतलब 167 राउंड ऑफ करके बराबर, इतना उसकी कॉस्ट है, देखो 1,18,000 में हमने 1,200 डिबेंचर लिए थे, जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि फीफो मेथड चल रहा है, पहले जो आया था वो पहले भेजा होगा, सेल किया होगा, 1,18,000 डिवाइड बाय 1,200 इंटू उसमें से 500 बेचे, तो 500 की कॉस्ट निकालनी है, तो मैंने सोचा 1,200 को अगर 1,18,000 दिए तो 500 कितने, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना, 1,18,000 इज इक्वल टू 1,200, देन हाउ मच इज इक्वल टू 500, तो 1,18,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइड बाय 1,200 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 833 प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना समझा क्या आपको, प्रॉफिट आया ना, क्योंकि 50,000 में बेचा और ये हमें पड़ा था इतने में, 833, समझा, बोलो हाँ हाँ या ना सभी लोग, बोलो,
अभी ये प्रॉफिट जो है ना, याद रखना प्रॉफिट कहां पे जाना चाहिए, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना चाहिए प्रॉफिट, तो पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट देंगे, डेबिट कैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट देंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है ये 50,000 रुपए में, उससे निकालना है, पीएनएल अकाउंट में भेज देना है। तो पीएनएल अकाउंट में इमीडिएटली भेज देंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई टू P&L अकाउंट, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 कितना आ गया प्रॉफिट 833, वो गया पीएनएल अकाउंट में। जब भी सेल होता है तब प्रॉफिट है या लॉस है कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी है प्रॉफिट है लॉस है। सिंपल, सेल प्राइस कम हो तो लॉस हो जाएगा, सेल प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट से तो प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1 जुलाई का। आगे क्या हुआ 1 अक्टूबर, एक चीज कभी भूलनी नहीं कि 1 अक्टूबर से पहले कहीं इंटरेस्ट की ड्यू डेट तो नहीं आई, आई क्या ड्यू डेट, क्या इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या है इस क्वेश्चन में, 31 मार्च, 31 मार्च है वो 30 सितंबर, मतलब ये आ गया 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से पहले आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट के टाइम पे क्या मिलता है हमें, मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा, जो बेचे है डिवेंचर्स उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिल चुका है, कब, जिसको बेचा उसने हमें दे दिया, तो अभी जब इंटरेस्ट मिलेगा तो जिसको बेचा गया उसको मिलेगा ना, उसका नाम रजिस्टर में होगा, आ रहा मैदान में। तो इस वजह से एक बात समझ लेना कि यहां पे जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 30 सितंबर को, 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा बाय बाय बैंक, बैंक में पैसे आ जाएंगे, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आप बताओ। देखो पहले मेरे पास कितने थे, 1,20,000 के थे, बराबर, बाद में कितने लिए 20,000 के, 1,40,000 के हो गए, उसमें से 50,000 के बेच दिए, मतलब 1,40,000 में से 50,000 के बेच दिए, तो बचे कितने 90,000 के बचे आपके पास डिवेंचर्स, तो जो बचे है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करो 90,000, कैलकुलेट करो 90,000, 90,000 कैसे आया समझा क्या, 1,20,000 यहां पे लगता है, तो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, प्लस 20,000 माइनस 50,000 सोल्ड, उसके ऊपर 9% इंटू 6/12, कितना आया, $4,050, डन, 4,050 आ गया, जो अपने पास डिवेंचर्स बचे हैं उसके ऊपर ही। डन, नेक्स्ट, अभी क्या हो गया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के दिन क्या हो गया, फिर से परचेस किए, परचेस किए मतलब डेबिट साइड पे आ जाएगा 1 अक्टूबर, चलो लिखो यहां पे 2, बैंक परचेस किया तो क्या था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट यहां पे देखो 1 अक्टूबर और 30 सितंबर उसके बीच में डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक दिन का है, एक दिन का है मतलब क्या सर, एक दिन का है, इसका मतलब क्या बनता है, कोई इंटरेस्ट अभी ड्यू है ही नहीं, जो भी इंटरेस्ट ड्यू था वो कल के दिन मिल चुका है, आगे के ध्यान में मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी इंटरेस्ट ड्यू था वो कल के दिन मिल चुका है,
बराबर है। तो अभी आप मुझे बोलो कल के दिन मिल चुका है तो कुछ इंटरेस्ट लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहां पे देखो कितने 150 100 रुपए के एक है, मतलब 15,000 हो गए, 15,000 फेस वैल्यू। इंटरेस्ट डैश क्यों, समझा? इंटरेस्ट डैश क्यों किया, इंटरेस्ट डैश क्यों किया ये समझ में आ गया? क्योंकि इंटरेस्ट कल ही तो मिल गया ना, तो अभी कुछ पेंडिंग है ही नहीं। कल और आज में क्या फर्क है, कल और आज में क्या फर्क है, एक दिन का इंटरेस्ट काउंट नहीं करते। तो यहां पे देखो 15,000 और कितने में लिया, कितने में लिया 98 कम इंटरेस्ट। ओके 98 कम इंटरेस्ट बोल रहे हैं, मतलब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। अब ये 98 कम इंटरेस्ट मतलब यहां पे कम इंटरेस्ट बोला तो भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है ना, कल ही तो इंटरेस्ट मिला था। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कल ही तो इंटरेस्ट मिला था। अगर आप कैलकुलेट करते हो लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, एक दिन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो किस बात का इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोलने के लिए कम इंटरेस्ट बोला, बट इंटरेस्ट इंक्लूड है ही नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। तो इस वजह से यहां पे देखो 15,000 इंटू 98, बोलो सॉरी 150 इंटू 98, 14,700। इसके आगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा अपना सॉल्व करने का, क्योंकि एक दिमाग में बैठ जाता ना क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमें हमेशा डिस्कस करके प्रॉपरली लेते हैं, ताकि अगले क्वेश्चन के टाइम पे आपको वो चीजें यूज टू हो जाती है। तो बोलो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ? 1 नवंबर 2008, 1 नवंबर 2008 उस दिन क्या हो गया, आपने सोल्ड, फर्स्ट सेल किए, मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट जाएगा, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को क्रेडिट आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे फर्स्ट जान बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट सेल की, कितने में सेल की? 99x इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज नहीं है, तो सोल्ड 300, फेस वैल्यू उसकी कितनी है 30,000, 30,000 99, 99 पे अपने सेल की, और इसमें इंटरेस्ट है क्या इंक्लूड? 1 जनवरी मतलब कितने दिन का इंटरेस्ट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का हो गया ना। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था देखो यहाँ पे 30 सितंबर को मिला था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 30,000 पे। तो चलो 30,000 इंटू इंटू 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा बोलो? 30,000 इंटू 9%, 9% है ना, नवंबर है ये, मैंने जान लिख दिया गलती से, क्यों, सॉरी ये नवंबर है, मैंने गलती से यहाँ पे जनवरी लिख दिया, 1 1 पकड़ लिया मैंने, 1 11 है ना, तो मैंने 1 1 जल्दबाजी में देख लिया, बोलते हो कि मैंने नवंबर बोला था। नवंबर मतलब एक महीना ही हो चुका है ना। 30,000, 30,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 1, 225। स्टूडेंट गलती से क्या करते हैं, देखो ये 1 नवंबर है ना, तो वो क्या करते हैं, सितंबर को मिल गया तो अक्टूबर तो पूरा और नवंबर भी लेते हैं। अरे 1 नवंबर को आपने बेचा है, मतलब नवंबर काउंट नहीं करना है उसमें, नवंबर तो शुरू भी नहीं हुआ। ओके तो इस वजह से एक महीने का ही हो गया 225, और कितने मिल गया 30,000 इंटू 98, तो 300 इंटू 98 है, 300 इंटू 98, 29,400 ये बेचा है 29,400 में। अब देखो अगर इसको कैलकुलेट करते हो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 300 यूनिट्स, ऑन 1 नवंबर, तो देखो ये फॉर्मेट है, टोटल प्राइस, ब्रोकरेज माइनस नहीं करना है, इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट माइनस नहीं किया जाए क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है वंस अगेन, बराबर। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं सेल प्राइस। देखो ये फॉर्मेट फॉलो किया तो भी कुछ लेस नहीं होने वाला, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है और ब्रोकरेज नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, आप ये बात समझ लेना कि अगर ब्रोकरेज और इंटरेस्ट है ही नहीं है तो अलग से लेस करने की क्या जरूरत है। तो सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस है 29,700 माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी आप मुझे बताओ कौन से स्टॉक में से बेचा होगा सभी लोग,
किसमें से बेचा होगा? ये जो बेचे है 300 यूनिट, वो किसमें से बेचे होंगे? किसमें से बेचे होंगे? फीफो मेथड चल रहा है ना? किसमें से बेचे होंगे? बोलो बोलो फटाफट। ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस का याद है ना, बहुत सारे थे। कितने थे? 1200 यूनिट्स है, या 1,20,000 के हम कह सकते हैं। 1200 यूनिट्स है, 1200 डिवेंचर्स है, उसमें से 500 पहले बेचे और अभी फिर भी 700 बचे होंगे। तो अभी कितने बेचेंगे? 300 बेचेंगे। 300 तो बेचने हैं ना। तो देखो 1,18,000, मैं वैसे ही करूंगा जैसे लास्ट टाइम किया था। 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 डिवेंचर इंटू, डिवाइड बाय 1200 डिवेंचर इंटू 300 डिवेंचर। 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 300 कितना आता है? 29,500 प्रॉफिट है। दोस्तों क्या है? प्रॉफिट है। तो लिख देना यहाँ पे डेबिट साइड पे 1 नवंबर टू P&L अकाउंट वर्किंग नोट टू, कितने का प्रॉफिट है? 200 का। प्रॉफिट जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। P&L अकाउंट को अगर क्रेडिट मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से उठा के P&L अकाउंट में भेजना है। डन। अभी आपके पास जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है? हो गया ना, इतने ट्रांजेक्शन है ना। 31 मार्च, दिसंबर 31 तक निकालना है, करेक्ट है? तो चलो लास्ट डेट 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैट डाउन। कितना बचा है देखो, सोच के देखना आपके पास कितने बचे हैं। पहले 1200 यूनिट्स में से 500 बेचे, यहाँ पे 1200 यूनिट में से पहले 500 बेचे और अभी 300 बेचे, मतलब 800 बेच दिए। उस ओपनिंग बैलेंस में से सिर्फ 400 बचे हैं। आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ओनली 400 यूनिट्स आर रिमेनिंग। उसकी कॉस्ट कितनी वो निकालनी पड़ेगी, बराबर। आगे जो 1 मार्च को परचेस किए थे वो वैसे ही है 200 यूनिट, और बाद में जो ये 150 यूनिट्स परचेस, ये कितने परचेस किए? 150 यूनिट्स, वो भी वैसे ही है, बराबर। उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहां पे देखो क्लोजिंग बैलेंस, $1,200 माइनस 500 सोल्ड माइनस 300 सोल्ड इज इक्वल टू कितना? 400 लेफ्ट। तो 400 की कॉस्ट निकालनी है, 400 की कॉस्ट निकालनी है, ध्यान सुनना। 400, 400 देखो 1,18,000, वही फॉर्मूला 1,18,000 दिया था 1200 के लिए, देन हाउ मच फॉर 400। 400 की कॉस्ट निकालनी है मुझे। 1,18,000 1200 के लिए, मतलब मुझे अगर एक डिवेंचर की कॉस्ट निकालनी है तो 1200 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 400 डिवेंचर्स, कितना आ जाता है? बोलो 1,18,000 डिवाइड बाय 1200, उससे एक यूनिट की, एक डिवेंचर की वैल्यू पता चलती है 98.3333 मल्टीप्लाइड बाय 400, कितना आ जाता है? 39,333। ये जो अभी बचा है ना 400 यूनिट ओपनिंग बैलेंस में से, उसकी वैल्यू है। बाद में प्लस परचेस्ड ऑन, परचेस्ड ऑन कब परचेस किए थे? 1 मार्च, कितना? 200 यूनिट। अब ये 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 19,600। फेस वैल्यू मत लेना, फेस वैल्यू सिर्फ इंटरेस्ट के टाइम पे लेते, बाकी से भी कैलकुलेशन में
हम उसकी कॉस्ट लेते हैं 19,600 प्लस परचेस्ड ऑन कब परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। वो कितना है 14,700 14,700 तो ये तीनों को मिला के कॉस्ट आ जाएगी प्लस उन 600 प्लस 14,700 73,633 इट इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर। ये समझा क्या एक बार देख लेना। ये समझा क्या आप बोलोगे सर सेल भी तो हुआ है। सेल जो है वो लिस्ट करिए ना। देखो 1200 डिबेंचर में से 500 सेल हो गए 300 सेल हो गए तो 1200 में से 400 बचे तो हमने 400 की कॉस्ट निकाल ली लिख दी यहाँ पे। और ये जो है ये तो बेचे ही नहीं ना वो वैसे ही वैसे पड़े हुए हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो अभी भी अपने पास है 19,600 14,700। समझा क्या सभी लोग बोलो ये समझा क्या बोलिए सभी लोग बोलना समझा है ना। जो बचे है उसकी कॉस्ट निकाली। सिंपल बात है जो भी बेचे है वो ओपनिंग बैलेंस में से तो ओपनिंग बैलेंस से उतने लेस करके बाकी बचे हुए का कॉस्ट निकाल ली बाद में जो परचेस किया उसको ऐड कर दिया 73,633 राइट। ओके तो यहां पे बाय बैलेंस वर्किंग नोट 3 कितना आया था 73,633 और इसका कितना है फेस वैल्यू कितनी है फेस वैल्यू तो इजीली निकाल सकते कितने नंबर है 400 400 बाद में यहाँ पे 150 बराबर ना 400 नहीं 400 200 और 150 400 200 150 तो कितने हो गए 650 नहीं 200 600 750 यहाँ पे 750 इंटू 100 कितना 75,000। अब ये देखो लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 दिसंबर तक क्योंकि भले वो मिला नहीं है भले वो इंटरेस्ट मिला नहीं बट ये इस साल का है ना तो इस साल की पीएनएल अकाउंट में जाना चाहिए। और ये अपना इस साल का इनकम है तो आपने इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड पे लिखना चाहिए। इंटरेस्ट में आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जब हम बैलेंस निकालेंगे वो 3 महीने का जो ड्यू था वो मिला नहीं कब से देखो 31 सितंबर एंड 31 मार्च बोला है 30 सितंबर एंड 31 मार्च 30 सितंबर को लास्ट मिला था यहाँ पे लिखा भी होगा 30 सितंबर को मिला था अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का पेंडिंग है। तो ये जो बैलेंस है इसके ऊपर ये साल के 3 महीने का पेंडिंग है जो इस साल का इनकम है तो इस साल के क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। हाँ अगले साल पे वो डेबिट साइड पे जाता है क्योंकि अगले साल जब 6 महीने का मिलेगा तो अगले साल के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाता है ना तो उससे लेस होने के लिए डेबिट साइड पे हम ओपनिंग बैलेंस में लिख देते हैं। बट अभी इस साल में उसे इंक्लूड करना पड़ेगा ना 75,000 तो 75,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो इंटू 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 महीने का निकालना है तो कितना आता है 1687.5 उसे राउंड ऑफ करके 1688 आ जाता है 1688 आ जाता है। क्लोजिंग बैलेंस हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट जितना बचा है डिमेंचर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर कल ही इंटरेस्ट की डेट हो गई तो अलग बात है बाकी केसेस में तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बोलो कितना आता है अभी क्लोज कर दो सभी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं बोलो कितना आता है कितना कॉस्ट की टोटल ले लो कौन सी साइड ज्यादा है डेबिट साइड ज्यादा होगी कॉस्ट में डेबिट साइड ज़्यादा होगी। एसेट को जनरली या हमेशा एटलीस्ट जो रियल अकाउंट है उसको डेबिट बैलेंस ही आता है। $1,53,333 माइनस 50,000
यहाँ पे 29,700 आया था ना, कितना लिखा था? 29,700 कितने में लिया था? 29,700 बोला था मैंने, 300 इंटू 99, 29,700 था, गलती से मैंने 400 लिख दिया यहाँ पे। बराबर, कोई डिफरेंस नहीं है, बैलेंस आ गया है और मैच हो गया ये। अगर कोई डिफरेंस बचता है तो जनरली पी एंड एल अकाउंट का आइटम होता है। वो कब बचता है मैं आगे बता देता हूँ, वो भी चीज़ बता दूंगा। डिफरेंस कब बचता है? हाँ, इंटरेस्ट में तो डिफरेंस आ ही जाएगा। इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड जनरली ज़्यादा होगी, तो बता देना 6,300। तो जो भी डिफरेंस है वो पी एंड अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि इंटरेस्ट जो पी एंड अकाउंट में जाता है। तो 13,388 में से माइनस क्या होगा? माइनस 2,700, जो कि लास्ट ईयर को बिलोंग करता है। 2,700 ओपनिंग बैलेंस के ऊपर लास्ट ईयर का, माइनस 750 जो हमने किसी और को दिया था। तो अपना बच गया 9,938, 9,938 इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है। बाद में अगर आप फेस वैल्यू का देख लेते हो तो फेस वैल्यू का कॉलम कितने पे मैच होता है? 1,20,000, 1,40,000, 1,65,, 1,40,000, 1,00,000, हाँ 1,55,000। 1,55,000 डन। कोई डाउट है क्या? बोल देना, बता दो सभी, कोई डाउट हो तो बता देना। कोई डाउट बोलो, सभी लोग बताओ। बोलिए। नो, ग्रेट। अब यहां पे एक लिख देना, यहां पे देखो, ये जो हमने क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, वो डिबेंचर उसकी कॉस्ट निकाली थी ना, कितना है क्लोजिंग, दिस इज कॉस्ट। बराबर, याद रखना कभी भी अगर करंट इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी मार्केट प्राइस दी हो तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस स्विचेबल लेस पे लिखते हैं। बराबर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस स्विचेबल लेस पे लिखते हैं। बट यहां पे क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी नहीं है, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी नहीं है, और मार्केट प्राइस नहीं दी इस वजह से हमने डायरेक्टली कॉस्ट पे ही लिख दिया। लेकिन अगर मार्केट प्राइस दी होती, मान के चलते एग्जांपल लेके चलते, एग्जांपल ले जाऊं, अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी होती 96 रुपीज पर डिबेंचर, डिबेंचर की मार्केट प्राइस, तो हम क्या करते? और मार्केट प्राइस कितनी है? कितने डिबेंचर्स बाकी अपने पास देखो, 400, 200 और 150, मतलब कितने बचे हैं? 750। लिखना मत, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मार्केट प्राइस 750 इंटू 96 बोला है, 750 इंटू 96, तो आ जाता है 72,000, 72,000। तो हमें वैल्यूएशन किस पे करना होता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लेस पे। तो ऑब्वियसली हम 72,000 पे दिखाते क्लोजिंग, क्लोजिंग डिबेंचर की जो कॉस्ट है वो किस पे दिखाते? 72,000 पे, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स, जो रूल दिए 72,000 पे दिखा दे। और अगर ये 72,000 पे दिखाते क्लोजिंग बैलेंस, तो यहां पे क्या हो जाता है? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, यहां पे हम लिखते 72,000, यहां पे लिखते 72,000। अभी ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है 73 समथिंग, बराबर, लेकिन 72,000 पे लिखा गया तो डिफरेंस तो आएगा ना क्रेडिट साइड पे। तो ये क्रेडिट साइड पे जो डिफरेंस है वो जाता है बाय पी एंड एल अकाउंट, मतलब यहां पे क्रेडिट मिलेगा तो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट मिलेगा, क्योंकि लॉस हो गया ना, आपकी मार्केट प्राइस डिबेंचर्स की कम हो गई। तो मार्केट प्राइस कम होना मतलब लॉस एक्सपेक्टेड है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से जब हमें पता चलता है कि कोई चीज बेच के लॉस होने वाला है, तो वो लॉस हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड पे। तो इस वजह से यहां पे पी एंड एल अकाउंट आ जाता, और कितना आ जाता? 1,000, जो भी डिफरेंस आता है, आई थिंक 1,333, यहां पे पता चलेगा
जो डिफरेंस है, हाँ नहीं 1600 1633 1633 आ जाता, बराबर ना। अगर मार्केट प्राइस दिया होता देन यू शुड हैव कंपेयर्ड योर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस विथ मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स। ओके, देन अगर अगर डिफरेंस दिखता है, मार्केट प्राइस कम ज्यादा दिखती, सॉरी मार्केट प्राइस कम दिखती है, तो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लेस पे वैल्यूएट करना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे वैल्यूएट करना पड़ता और मार्केट प्राइस यहां पे लिखनी पड़ती, और जो डिफरेंस है ओके वो हमें पी एंड अकाउंट में भेजना पड़ता। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस कम है, मतलब लॉस एक्सपेक्टेड है, वो लॉस पी एंड अकाउंट में जाना चाहिए। इसलिए वहां पे लगता है तो नीचे लिख देना नोट में, मैंने समझाने के लिए यहां पे लिख दिया, आगे क्वेश्चन वैसे आते हैं वहां पे लिख देना, ये लिखो मत, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने समझाया। वहां पे लिख देना इफ मार्केट प्राइस इज गिवन, लिख देना इफ, नोट लिख देना, इंपॉर्टेंट नोट, इफ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन एट द एंड ऑफ ईयर, if market price of is investment is given at the end of year, then if market price of investment is given, then we should compare cost price with, we should compare cost price with market price, and investment is valuated at cost of market price which was less. Next, difference on in cost column डिफरेंस इन कॉस्ट कॉलम, ब्रैकेट में लिखना इफ एनी, ब्रैकेट में लिखना इफ एनी, ब्रैकेट कंप्लीट, shall be debited to P&L account and credited to investment account. अभी यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर टू 3, सिमिलर, सेम नहीं है, सिमिलर। आपको ये घर सॉल्व करना है, घर पे सॉल्व करना है, बट घर पे सॉल्व करते वक्त याद रखना जो मैंने अभी पढ़ा है ना वो पहले पढ़ लेना है, वो क्वेश्चन गो थ्रू करना है, समझ लेना प्रॉपर्ली, देन होमवर्क की तरफ बढ़ना है। बराबर, आप अगर डायरेक्टली जाते हो तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक बार आप जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया ना उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हो, ठीक है, देख लेते हो कैसे सॉल्व किया, किसके लिए क्या किया, उसके बाद में क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हो तो आपको मदद मिलेगी, कंफ्यूजन कम होगा। और यहां पे क्या एडिशनल चीज है, एट द एंड फीफो मेथड दी है, सबसे लास्ट में देखो, डिवेंचर पी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2010 इज ₹99, मतलब उन्होंने जैसे मैंने यहां पे दिया था 96,
यहां पे दिया था 96 उसकी मार्केट प्राइस है, उन्होंने क्या कर दिया, जो भी डिवेंचर बचे उसकी मार्केट प्राइस 99 है। देन आपने कॉस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बाद में जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाय 99 करना है, जो भी अमाउंट आती है आपको चेक करना है कॉस्ट कम है या मार्केट प्राइस कम है। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे लिखना है, और कॉस्ट पे लिख दिया तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट मार्केट प्राइस कम है और मार्केट प्राइस पे आपने कॉस्ट कॉलम में लिख दिया तो जो डिफरेंस आता है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जैसा अभी मैंने आपको सिखाया समझाया। यहां पे देखो मैंने यहां पे मार्केट प्राइस लिख के आपको समझा दिया, मार्केट प्राइस अगर कम आती है तो मार्केट प्राइस पे लिख दिया तो डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट में। लेकिन कॉस्ट प्राइस पे आ जाता है, कॉस्ट प्राइस कम है मार्केट प्राइस से, देन कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच इज लेस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे वैलिडेट होगा, देन कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ यहां पे आपको मार्केट प्राइस दिए, ठीक है, वो भी मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है। अब ट्राई करोगे आज, बोलो हाँ या ना। ट्राई करते वक्त ध्यान रखना, आप ट्राई करते वक्त सभी ने ध्यान रखना है कि पहले जो क्लास में पढ़ा है वो पहले देख लो। डन, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, बोलो, कोई डाउट हो तो बता देना। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, मैंने क्या बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया, 4 आप ट्राई कर लेना। ओके, अभी कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ा था इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। ओके, इनकम कैसे अर्न करेंगे, डिविडेंड, रेंटल या इंटरेस्ट की फॉर्म में, या कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब कि 10 लाख लगा दिए, उसके 15 लाख हो जाते हैं तो 5 लाख एक्स्ट्रा मिल जाता है, उस पर्पज से हमने किया था। बाद में करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके लिए रेडिली रियलाइजेबल, मतलब जो इमीडिएटली बेची जा सकती है, जिसका इंटेंशन 12 मंथ से ज्यादा रखना नहीं है। ओके, 12 मंथ्स के अंदर उसे बेचने का इंटेंशन है तो करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लेस। फेयर वैल्यू मतलब क्या लेना है, मार्केट प्राइस लेना है, जैसा अभी मैंने बताया था, ठीक है। और कोई भी फेयर वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है तो पीएनएल अकाउंट में भेजना है, अभी हमने पीएनएल अकाउंट में भेज दिया एक एग्जांपल लेके, क्लियर। जो भी लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये किस पे वैल्यूड की होती है, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट पे रखना है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट पे रखनी है, जो 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए आप रखने वाले हो उसे कॉस्ट पे ही दिखा दो। अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, परमानेंटली डिक्रीज हो गया, परमानेंटली एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो गया, तो आप उसे कम प्राइस पे दिखाना, और जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल अकाउंट में भेज देना, वो आपका लॉस है। क्लियर, हमने पढ़ा था। उसके बाद में उसके बाद में ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं, ये वाली थ्योरी पार्ट जो है वो अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन हमने पढ़ लिया, कोई भी प्री एक्विजिशन इनकम मिलता है वो अपना इनकम नहीं है, क्योंकि जिस दिन हमने परचेस किया उससे पहले वाला इनकम है, मतलब वो किसी और का था और वो हमें मिल रहा है, दैट इज जस्ट रिकवरी ऑफ कॉस्ट। लेकिन पोस्ट एक्विजिशन जो भी है वो अपना इनकम है, क्लियर, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स इट इज डिफिकल्ट टू अलोकेट इनकम बिटवीन प्री एंड पोस्ट। इक्विटी शेयर्स में डिफिकल्ट होता है क्योंकि इक्विटी शेयर्स में सर्टेनिटी नहीं होती है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन कितने पैसे आने वाले हैं या जाने वाले ये पता नहीं होता है। अभी पहले ये पढ़ लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइट इश्यू। अभी इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है, सभी लोग ध्यान सुनना, इट इज अबाउट इक्विटी शेयर्स, बराबर। डिवेंचर्स और इक्विटी शेयर्स में परचेस जब किया जाता है ना, जब परचेस किया जाता है, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला याद है क्या, परचेस का। डिवेंचर्स के केस में परचेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक बार बता दो, परचेस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था डिवेंचर्स के केस में। परचेस में हम क्या करते थे, जो भी प्राइस है, ओके, उसमें क्या करते थे, ब्रोकरेज हो तो ऐड करते थे, और कोई इंटरेस्ट, अगर प्राइस कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लेस करते थे। अभी इक्विटी शेयर्स में क्या होगा, इक्विटी शेयर्स में भी सेम फॉर्मेट है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं आती है। इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड, डिविडेंड भी नहीं आता, क्योंकि इंटरेस्ट जैसे सर्टेन था वैसे डिविडेंड सर्टेन नहीं है। इस वजह से डिविडेंड लास्ट डिविडेंड टू प्रेजेंट डेट कैलकुलेट करके लेस कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स आप क्या करोगे, प्राइस उसमें ब्रोकरेज ऐड कर दोगे, बस इतना ही है। इंटरेस्ट डिविडेंड का कोई क्वेश्चन वहां पे नहीं आता है, ठीक है, डन। और सेल में भी ऐसा ही होता है, जब सेल प्राइस आप निकालते हो तो जो भी प्राइस दिए माइनस ब्रोकरेज, सिर्फ इंटरेस्ट का कुछ यहां पे नहीं आएगा, डिविडेंड, उसकी जगह पे डिविडेंड का भी कुछ नहीं आएगा, डिविडेंड इज अनसर्टेन। बार बार एक चीज दिमाग में डाल रहा हूं, डिविडेंड क्या है, अनसर्टेन है, नॉट श्योर,
पता नहीं है क्या होगा डिविडेंड का, मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भी पता नहीं, और आपको पता नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ओके, उसका कोई सर्टेन टाइम सर्टेन परसेंटेज कुछ भी नहीं है, तो ऐसी केस में आप कैलकुलेट भी तो कैसे कर सकते हो ना। इस वजह से जब भी परचेस और सेल होता है तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, समझा? कोई डाउट है? मतलब सिंपल, मेक इट सिंपल। डिवेंचर में जो पड़ा था उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट गायब कर दो, बराबर। हाँ, एक दो एडजस्टमेंट आ जाते हैं, जैसे कि अगर इक्विटी शेयर्स है तो वहां पे आपको राइट शेयर्स मिल सकते हैं या फिर बोनस शेयर्स मिल सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हमें समझनी पड़ेगी, वो एडिशनल काम है वहां पे, बट ये इतना बड़ा नहीं है, छोटे ही पॉइंट्स है, वो इजीली समझ में आ जाते हैं। मतलब कंपेयर टू डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, कभी भी इक्विटी शेयर्स का अकाउंट बनाना कभी भी आसान लगता है, क्योंकि उसमें हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं है। जैसे कि यहां पे आप देखो, यहां पे आप देख लेते हो, ध्यान सुनना, हाँ यहां पे देख लो, हर बार एक काम हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हर ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में। जैसे यहां पे देखो, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, बाद में यहां पे आप देखते हो तो हमने जो परचेस किया था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट था, बराबर। बाद में एक बार परचेस किया था बट लास्ट ड्यू डेट कल ही थी, इस वजह से इंटरेस्ट ने कैलकुलेट करना पड़ा था शायद से, और यहां पे देखो जो सेल किया इंटरेस्ट मिल गया, बाद में यहां पे क्या हो गया, जो सेल किया उसके ऊपर का इंटरेस्ट है शायद से, तो बार बार हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मतलब उसकी वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। डिफिकल्ट है ऐसा नहीं, बट उसमें पॉइंट याद रखना पड़ता है कि जब भी हम परचेस या सेल निकालेंगे तब हमें इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट सोचना है। प्राइस इज कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट तो इग्नोर कर सकते हो, कर देना एक्स इंटरेस्ट केस में, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इनकेस ऑफ इंटरेस्ट मतलब काम बढ़ता है, बट इन केस ऑफ डिवेंचर्स ये हमें याद रखना पड़ता है, बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पे इंटरेस्ट का कंसेप्ट आता ही नहीं है, तो बहुत इजीली आसानी से हम मतलब कैलकुलेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन देखो, आप बार बार एक कैलकुलेशन कर देते इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, वो तो बचा ही नहीं ना, बराबर, तो कैलकुलेशन कम रहता है, ठीक है। तो चलो इक्विटी शेयर्स पे बढ़े, हाँ है ना, बोलो, इक्विटी शेयर्स पे बढ़े, यस। मतलब पहले जो डिफिकल्ट है उसे फेस करते हैं हम, बाद में तो आसान लगता ही ना, अगर डिफिकल्ट समझ में आ गए तो आसान वाली क्या बात करते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो डिफिकल्ट है उसे फेस करो अच्छे से, पेशेंस से, बराबर है। उसकी आंखों में आंखें डाल के, वो कंसेप्ट को आंखों में आंखें डाल के मतलब क्या है कि देखो समझो खत्म कर दो, तो कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ऐसा डायलॉग आपने मारना चाहिए, क्या आप बोलते हैं उसे, जाके कह दो उन पढ़ाई करने वालों से हम भी पढ़ाई किया करते हैं, जाके कह दो उन पढ़ाई करने वाले से हम भी पढ़ाई किया करते हैं, जो चैप्टर जो कंसेप्ट वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं उस पर हम आउट ऑफ लेके आते हैं, बराबर। तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, और तभी होगा जब आप डिफिकल्ट चीजों को फेस करना सीखोगे। और मैं कोशिश यही करूंगा कि कुछ आपको डिफिकल्ट लगे ही ना, आप अगर साथ में ही चल रहे हो तो वहां पे क्या है कि डिफिकल्ट लगना ही नहीं चाहिए। आपने जब बोला कि आज ये रिवाइज कर लेना, कर लो, बराबर, तो कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं कि जो डिफिकल्ट लगेगा, बराबर। जो चैप्टर लास्ट में पढ़ा जाता है वो हम पहले ही खत्म कर देते हैं, मतलब टाइम मिल जाता है, पहले एक टेम्पो होता है उसमें, वहां पे क्या कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, ज़्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। सो मैं ऑब्वियसली जो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनको पहले फोकस कर रहा हूँ, और जो कि मुझे लगता है लॉजिकली होना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट अच्छा हो गया, ठीक है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, ये आता ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्टली मतलब 90% से ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आने के इसके ऊपर, बराबर, वो भी 10 मार्क का। तो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। बाद में वो भी चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम वाला, उसमें भी आता है, बट वो इतना डिफिकल्ट नहीं, मैं खुद ही बोलता हूँ, उतना मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट है। उसमें से एक मेथड डिफिकल्ट है, पहली मेथड लॉस ऑफ स्टॉक करके एक मेथड है, वो थोड़ी आसान है कंपैरिजन में, बट लॉस ऑफ प्रॉफिट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो चैप्टर ओवरऑल मैं कहता हूँ कि थोड़ा ठीक ठाक है, बट उसके ऊपर भी 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है, बार बार आता है, रिपीटेड आता है, ठीक है। तो मैं गारंटी तो नहीं देता कि ये चैप्टर आपके टाइम पे आने ही वाले है, बट मैं ये बोल रहा हूँ ट्रेंड क्या कहता है, नहीं तो कल जाके वो चैप्टर नहीं आया तो मतलब वो क्या है कि मुझे मैसेज करके एग्जाम के बाद में, सर आपने बोला था,
ठीक है, वैसा तो नहीं हुआ, ये प्रोफेशनल एग्जाम में बता नहीं सकते, बट अभी तक के ट्रेंड वही दिखाते हैं कि मोस्टली ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, चलो। सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि ये पेपर में क्या आएगा, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रेंड बता सकता हूं, अभी के ट्रेंड से बता सकता हूं कि इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मतलब। लेकिन वो चांसेस की जाने की, अगर सब कुछ अच्छा कर लिया, देखो आप कोई एक चैप्टर छोड़ के जाते हो या ठीक से पढ़ते नहीं हो तो आपके दिमाग में एग्जाम में जाते हो कॉन्फिडेंस नहीं बचेगा। आप क्या सोचोगे, अरे वो चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो क्या, मतलब अननेसेसरीली अंदर एक धक 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 धक, मतलब वो ऐसा लगेगा कि जाते वक्त परेशान जैसा मेरे को तो धक धक हो रहा है। ठीक है, तो वो धक धक रहेगा। ठीक है, उससे बेटर है सब कुछ सॉल्व करके जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, ऑटोमेटिकली यू विल बी कॉन्फिडेंट, और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, उसमें से डिफिकल्ट आ गया तो आपके पास चॉइस बचेगी कि वो डिफिकल्ट वाला छोड़ दो और ये जो आसान वाले है वो वहां पे सॉल्व कर लो। हमने 2-3 चैप्टर छोड़ दिए, कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मैं भी क्लास अटेंड नहीं किया, मैं भी उसकी पढ़ाई नहीं किया, ऐसा कुछ होता है, तो वो ऑप्शन में डाल देते हैं, तो वो हमेशा ऐसी पोजीशन पे आते हैं कि इसमें से, ठीक है, ये चैप्टर कर लिए, उसके क्वेश्चन आ गए तो सॉल्व करेंगे, उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो वो छोड़ देते हैं, मतलब इफेक्टिवली उनका जो अटेम्प्ट है वो पूरा नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, डिफिकल्टी कुछ नहीं है, समझने के लिए टाइम देना पड़ता है, रिवीजन के लिए टाइम देना पड़ता है, वो तो जब आप आए थे इस कोर्स में तभी आपको बताया गया होगा। ऐसा थोड़ी ना बोला था कि यहाँ पे जाओ मजे आएंगे, बहुत 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 क्या बोलते हैं, आसानी से पास हो जाओगे, सभी ने बोला था ना कि डिफिकल्ट है, पढ़ना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, ये सोच के आए थे, तो उससे डरना क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, परचेस और सेल में सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं आता है, वो बाकी का सब कुछ सेम है। क्लियर। अब एक ध्यान देना, आपको राइट इशू मिल गया। व्हाट इज राइट इशू, पता है कि आपको राइट इशू या राइट शेयर्स क्या होता है, एनी आइडिया? शायद से नहीं होगी आपको आइडिया, शायद से बोल रहा हूं, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कंपनी न्यू स्टार्ट हो गई थी, कौन सी न्यू कंपनी स्टार्ट हो गई थी, तो तब मैंने उस कंपनी के शेयर्स लिए थे, बराबर, उस कंपनी के शेयर्स लिए थे, मतलब उनका जो आईपीओ निकलता है उसमें मुझे शेयर्स मिल गए। अभी आफ्टर 1 ईयर और 2 इयर्स वो कंपनी फिर से और शेयर्स इश्यू करना चाहती है, सेकंड टाइम इश्यू करना चाहती है, तो सबसे पहले उन्होंने, ध्यान सुना, सबसे पहले उन्होंने वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने चाहिए। मतलब उन्होंने मतलब कौन, कंपनी ने वो शेयर्स पहले मैं और मेरे जैसे जो बाकी शेयर होल्डर्स है उनको पहले ऑफर करने चाहिए, और हमने नहीं लिए तो देन पब्लिक को ऑफर करनी चाहिए, पब्लिक को सेल करनी चाहिए। तो ये होता है राइट इशू, मतलब एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स का हक है कि कल जाके कंपनी अगर डिवेंचर शेयर्स इशू के लिए निकालती है तो वो एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को पूछे जाए, उनको बेचे जाए अगर वो चाहते हैं तो। समझे राइट इशू क्या होता है? इट इज ऑप्शन गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स टू परचेस शेयर्स ओके इन सब्सिक्वेंट इशू। ये समझे क्या क्या बोल रहा हूं, बोलो, ये समझा है? यस, ये होता है राइट इशू। मतलब मेरे पास पहले से ही उस कंपनी के शेयर्स है, तो पहले अगला जब इशू होगा, अगले टाइम जब कंपनी चाहेगी कि और शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, कैपिटल की जरूरत है, तो सबसे पहले मुझे ऑफर किए जाएंगे। और जनरली अगर मार्केट प्राइस उस शेयर्स की, मान लो मार्केट प्राइस उस शेयर्स की मान लो 160 रुपए, जनरली बोल रहा हूं, तो मे बी मुझे वो शेयर्स एज एन एग्जिस्टिंग होल्डर्स मुझे वो 140 में ही ऑफर किए जाएंगे, ये 150 में ऑफर किए जाएंगे, जो भी है, मतलब कंपैरेटिवली कम प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग होल्डर्स को। तो मान लो 160 के शेयर्स मुझे ऑफर किए गए 140 पे, सब लोग ध्यान सुनना, 160 के शेयर्स 140 पे ऑफर किए गए, तो मेरे पास चॉइस है, इट इज ऑप्शन फॉर मी टू परचेस इट और नॉट टू परचेस इट। क्लियरली समझ लेना, मेरे पास 3 ऑप्शन यहां पे बनते हैं, 3। पहला, मैं परचेस कर लूंगा 140 में जितने शेयर्स मुझे ऑफर किए गए, मान लो 100 शेयर्स ऑफर किए, 140 इंटू 100 मैं परचेस कर लूंगा, ये पहला ऑप्शन बनता है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि मैं लूंगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, इग्नोर्ड, पैसे नहीं है, नहीं कर सकता। एंड तीसरा जो आता है कि मैं ये जो ऑप्शन है, ये जो राइट है, वो किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, जो मेरा दोस्त है, मेरे फैमिली मेंबर्स है, उनको ट्रांसफर कर दूंगा और उनको बोलूंगा कि तुम 140 पे वो शेयर्स ले लेना। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 3 ऑप्शन आपके पास है कि आप खुद ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, या फिर तीसरा वहां पे क्या बन जाएगा कि आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? किसी और को आप
ट्रांसफर कर सकते हो शेयर्स। अबे तीन तीन समझ में आ गए। हम्म ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपके पास है। इसे बोलते हैं रिनंसिएशन। याद रखना कि अगर अगर मैं किसी और को शेयर्स देता हूं, किसी और को, तो वो बोला जाता है रिनंसिएशन। ठीक है, वो आगे पढ़ लेंगे उसका। सिर्फ वो ट्रांसफर करना किसी और को, ये राइट ट्रांसफर करना। देखो ट्रांसफर कैसे होता है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। स्टूडेंट को क्या लगता है सर ट्रांसफर करना मतलब क्या, कि मैं खुद शेयर्स लूंगा, मुझे पहले शेयर्स मिलेंगे और मैं वो शेयर्स किसी और को दूंगा, ये ट्रांसफर है। एग्जैक्टली क्या है, तो बात याद रखना, जब मुझे राइट्स मिलते हैं कि इतने शेयर्स लेने के, तो मैं खुद वो लेता नहीं हूं, मैं वो राइट्स किसी और को देता हूं, मतलब वो परचेस कर लेता हूं। मतलब मेरे पास इन्वेस्टमेंट आती ही नहीं, मेरे पास कोई शेयर्स आते ही नहीं है। मैं क्या करता हूं उसके बदले में, उसके बदले में मैं उस पर्सन को क्या बोलूंगा, ध्यान सुनना, ये इतनी समझने वाली बात है। मैं उस पर्सन को क्या बोलूंगा, देख मुझे 140 में मिल रहा है, मार्केट में जाएगा तो ये शेयर्स मिलेंगे 160 में तुम्हें। तुम एक काम कर दो, मुझे 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो पर शेयर, 10 रुपए मुझे दे दो, और ये शेयर्स 140 रुपए दे के तुम लेना, मतलब मेरे राइट्स तुम परचेस कर रहे हो, तुम ही परचेस कर लोगे डायरेक्टली कंपनी से, बराबर। मतलब मेरे भी आप में आप परचेस कर लोगे, और तुम्हें कितना मिलेगा, तुम्हें कितना, तुम मुझे कितना दे दो, 10 रुपए। मतलब ऑप्शन सेल किए जा सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूं, ये जो राइट्स है वो सेल किए जा सकते हैं। ओके, और आपके आपकी चॉइस है कितने में सेल करोगे, वो सभी चीजें आप डिसाइड कर लेना, बट मैं पैसे लेके उसे सेल कर सकता हूं। अभी देखो देखो ध्यान देना, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, मैं खुद शेयर्स ले लूं, मैंने खुद शेयर्स लिए तो एंट्री क्या आ जाएगी, मैंने खुद शेयर्स लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ गई, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मैंने खुद ले लिए तो, और मैंने किसी और को राइट्स दे दिए, किसी और को दे दिए, देखो बार बार एक चीज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि मैंने कंपनी से शेयर्स ले लिए और मैंने किसी को बेचे, ये राइट ट्रांसफर करना नहीं हुआ। ये इंश्योर अपने शेयर्स ले लिए और शेयर्स बाद में बेचे, ऐसा ट्रीट किया जाएगा, जो मैं अभी बोल रहा हूं उस केस पे, कि आपने शेयर्स लिए कंपनी से और किसी को बेचे, ये अलग बात है। मैं बोल रहा हूं ऑप्शन बेचना या राइट्स बेचना, इसका मतलब क्या होता है, वो पर्सन डायरेक्टली कंपनी के पास से लेगा, मतलब मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, मेरे पास सिर्फ वो पैसे आ जाएंगे 10 रुपए पर शेयर। मतलब मान लो मुझे 100 शेयर्स अलॉकेट होने वाले हैं, मैंने 10 रुपए पर शेयर उस पर्सन से लिया जिसको मैं देने वाला हूं, तो वो मुझे कितना देगा, 100 शेयर्स इंटू 10 रुपए, 1000 रुपए वो मुझे देगा, और बाकी सभी कंपनी को दे देगा, कंपनी से वो शेयर्स ले लेगा, बराबर। तो इस केस में आप देखो मुझे इफेक्टिवली 1000 रुपए मिल रहे हैं जब मैं राइट्स ट्रांसफर करता हूं, या वो जो ऑप्शन है मेरे पास वो ट्रांसफर करता हूं, तो कितने मिल रहे हैं, 1000 मुझे मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। वो 1000 जो है वो क्या करनी चाहिए, वो याद रखना कहां पे जानी चाहिए, पी एंड एल अकाउंट में जाना चाहिए। कहां पे, पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मैंने की ही नहीं, समझेगा। मैंने शेयर्स खुद लिए होते और बेचे होते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता ना, इन्वेस्टमेंट आती, इन्वेस्टमेंट जाती, पर मैंने इन्वेस्टमेंट ली नहीं, तो बेचने का सवाल ही नहीं आता, तो मैंने क्या बेचा, वो जो ऑप्शन, वो जो राइट्स थे वो बेचे, तो उससे जो भी पैसा मिलेगा दैट शुड बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। क्लियर, इसके एक्सेप्शन है, बड़े एक्सेप्शन हम आगे पढ़ लेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बराबर। एक्सेप्शन है, मैं अभी जो बोला कि पी एंड एल अकाउंट में डाल दो, इसका एक्सेप्शन है, बट वो आगे पढ़ लेंगे, अभी नहीं। क्लियर, समझा, मैंने अभी जो बोला उस वो समझ में आ गया क्या, हाँ या ना बोलो। यस, दो चीजें मैं खुद लूंगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
और बाद में बेचूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, तो वो अलग बात है, मैं लूंगा किसी और को बेचूंगा। बट दूसरा केस ये होता है कि मैं डायरेक्टली किसी ना और के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा वो जो राइट्स है वो, और उसके बदले में मैं कुछ पैसे लूंगा। ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, मैं सिर्फ कुछ प्रॉफिट लेने वाला हूं, तो प्रॉफिट डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में डाल दो। तो यहां पे देखो, इफ राइट शेयर्स परचेज बाय इन्वेस्टमेंट अंडर राइट ऑप्शन, तो एंट्री बाय इन्वेस्टर इन हिज बुक, एंट्री क्या की जाएगी, अगर खुद परचेस कर लिया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, खुद परचेस कर लिया तो। एंड दूसरा दूसरा इफ राइट्स आर नॉट परचेस बट इट इज डायरेक्टली सोल्ड, और राइट्स परचेस नहीं किए, हमने राइट्स परचेस नहीं किए और उसे डायरेक्टली सेल कर दिया, मैंने खुद परचेस नहीं किया, उसके बदले में कुछ पैसे लिए, अमाउंट रिसीव्ड इज एन इनकम एंड इट शुड बी टेकन टू पीएनएल अकाउंट, इसे पीएनएल अकाउंट में लेना है। ठीक है, एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन आगे पढ़ लेंगे हम, एक्सेप्शन आगे पढ़ने वाले, एक साथ बता दिया तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो जनरली यही है, 90% या उससे ज्यादा केसेस में ये होता है कि आपने जब ऑप्शन बेचे, ठीक है, ऑप्शन बेचे, मैंने परचेस नहीं किसी को बेच दी, उसके बदले में कुछ 10 रुपए ले लिए पर शेयर, तो वो 10 रुपए पीएनएल अकाउंट में जाने दो, बराबर, मतलब एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, उस केस में एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ओके, कोई डाउट है? नो, उसके आगे बोनस शेयर्स, ये एक्सेप्शंस हम लेंगे, डोंट वरी, बट अभी बता दूंगा तो वो खिचड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा सा सब्र करो। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ, आगे बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के केस में क्या होता है, क्या होते हैं बोनस शेयर्स, इसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं क्या? बोलो। नहीं, परफेक्ट, नहीं देना पड़ते पैसे, पैसे नहीं देने पड़ते, पैसे नहीं देने पड़ते, करेक्ट है, कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री में आ जाता है, फ्री में उसका लॉजिक है कुछ, बट अभी यहाँ पे नहीं स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, वो आपको लॉ होगा उसमें बताया जाएगा वो सभी का। ठीक है, बट यहाँ पे बोनस शेयर्स मिल गए, मतलब उसके बदले में पैसे नहीं देने पड़े। तो यहाँ पे देखो, जब मैं अकाउंट बनाता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जब मैं अकाउंट बनाता हूं, अकाउंट बनाता हूं, तो यहां पे देखो, तब यहां पे मेरे पास शेयर्स तो आ जाएंगे, बट कॉस्ट में लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा, कॉस्ट पे लिखने के लिए कुछ भी नहीं होगा, शेयर्स की बात कर रहा हूं, जब मैं शेयर्स स्टार्ट करूंगा तब तब मेरे पास नंबर तो आ जाएंगे, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट कॉस्ट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि पैसे दिए ही नहीं है, क्योंकि पैसे दिए ही नहीं, तो आपको कॉस्ट में कुछ नहीं लिखना है, बट उसकी फेस वैल्यू में लिख देना है, बोनस शेयर्स मिल गए, फेस वैल्यू इतनी इतनी है। क्यों? क्योंकि कल जाके वो बोनस शेयर्स आगे बेचे भी तो जा सकते हैं ना, आगे बेचे भी तो जा सकते हैं, तो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड रहना चाहिए कितने बोनस शेयर्स अपने पास आ गए थे। इस वजह से बोनस शेयर्स में आपने कुछ पे नहीं किया तो कॉस्ट में कुछ लिखना नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इज ऑलवेज नील, बट इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ शेयर्स। इस वजह से वो जो नंबर कॉलम है, मैंने क्या बोला था, वो जो पहला कॉलम है उसमें फेस वैल्यू लिख सकते हो या नॉमिनल वैल्यू, सेम ही है, या फिर उसके नंबर्स लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ये भी मैंने आपको समझाया था, मतलब फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू की जगह पे नंबर्स लिख दो, शेयर्स की या डिबेंचर्स की, वो भी चल जाता है, तो उससे नंबर बढ़ जाते हैं। तो जो पहला कॉलम है जो फेस वैल्यू का होगा, या उसकी जगह पे अपने नाम चेंज करके नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर लिखा होगा, उसमें नंबर्स आपको दिखाने हैं। Therefore, there is no need to pass any journal entry, and only number of bonus shares received will be added to existing number of shares. ठीक है, उसके लिए कोई अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, बट डेबिट साइड पे आपको दिखाना पड़ेगा इतने नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, बढ़ गए हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा, बढ़ गए हैं, नंबर में दिखाना है, मतलब नंबर या फेस वैल्यू जो कॉलम है, कभी कभी फेस वैल्यू कॉलम बनाया जाता है या उसकी जगह पे रिप्लेस करके नंबर, फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इसके लिए होता है कि कल जाके इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करना हो तो आपको पता होना चाहिए कितने फेस वैल्यू के डिवेंचर्स या शेयर्स है अपने पास, उसके लिए वो नंबर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड हमें मिलता है। मार्केट प्राइस जो है या कॉस्ट प्राइस जो है, जितने में हमें पड़ा डिवेंचर या शेयर्स, उस बेसिस पे कैलकुलेट नहीं होता है, समझा?
यहां पे देखो इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। डिविडेंड रेट इज नॉट पे फिक्स्ड एंड रिसीट ऑफ इनकम इज अनसर्टेन, अनसर्टेन होता है। नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट डिविडेंड एक्रूड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड। तो हम जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तभी उसकी एंट्री कर पाते हैं। क्लियर? बाकी एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वो तो डिबेंचर में हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे क्या क्या पढ़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट वो लिखा हुआ है। इंटरिम डिविडेंड इज जनरली ट्रीटेड एज पोस्ट एक्विजिशन इनकम। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? कभी कभी कंपनी को लगता है कि अपने पास प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, बहुत पैसा अपने पास, पैसा बहुत सारा आ गया, तो हम क्या करते हैं साल के बीच में, जनरली साल खत्म होने के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड डिक्लेयर कब किया जाता है? साल खत्म होने के बाद में। साल खत्म होने के बाद में जब बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, उसमें वो डिसाइड किया जाता है डिविडेंड के बारे में। बराबर? तो हर साल के एंड में जो डिविडेंड एंड होने के बाद में जब मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड, वो होता है फाइनल डिविडेंड। बट कभी भी कंपनी को क्या लगता है कि चलो शेयरहोल्डर्स को खुश करना है, तो इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो तो साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो साल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। क्या बोला जाता है? इंटरिम डिविडेंड। अभी ये जो बीच में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया इंटरिम डिविडेंड, उसे कौन सा इनकम माने? प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन? प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन, कौन सा माने एग्जैक्टली? ठीक है, तो इसे कौन सा माना जाता है? पोस्ट एक्विजिशन। मतलब जो शेयर्स उस दिन हमारे उस डेट से पहले हमारे पास होंगे उसके ऊपर वो डिविडेंड मिल जाएगा। पर जिस दिन इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे पहले जो जो शेयर्स अपने लिए उसके ऊपर हमें वो इंटरिम डिविडेंड मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली शेयर्स लेने के बाद में वो इनकम मिल रहा है। और डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होता है कि उसकी ड्यू डेट लास्ट कौन सी थी, या मतलब क्या कि कब मिलना चाहिए, तो वो तो अनसर्टेन होता है। तो जब डिक्लेयर किया उसी वक्त उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से उसे पोस्ट एक्विजिशन इनकम माना जाता है। हमने लेने के बाद में डिबेंचर्स शेयर्स लेने के बाद में का इनकम ऐसा माना जाता है, इस वजह से उसे इनकम दिखाया जाता है। याद रखना, interest always calculated on face value. Okay, dividend received on opening balance of investment in equity share is treated as post acquisition and credited in dividend column, and dividend for last year received on purchase of shares in current year is treated as pre acquisition income and credited to cost column. ये बात, ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला पॉइंट। वैसे सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। इंटरिम डिविडेंड को पोस्ट एक्विजिशन मानना है, ये याद रखना बराबर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने परचेस करने के बाद में बीच में से ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो उसे हम ये मानेंगे कि हमने एक्वायर करने के बाद में का डिविडेंड, बाद में का इनकम है वो। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते सर लास्ट ईयर का था, लास्ट ईयर का नहीं इसी साल का था, बीच में से डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, इसी साल का है। लेकिन अभी अगली बात, ये अच्छे से फोकस करना, मान लेना 1 अप्रैल, एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 1 अप्रैल इज बिगिनिंग of year, opening balance 500 shares of इक्वल टू 50,000 फेस वैल्यू है, इतने के अपने पास शेयर्स है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स इज 50,000। यहां पे ध्यान देना, ये शेयर्स में कॉम्प्लिकेटेड ये एक है, और मैंने एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया था, वो एक्सेप्शन भी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ध्यान दे दिया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर इसलिए बोलता हूं ध्यान देना इस चीज की तरफ, समझ लेना अच्छे से। कितना है फेस वैल्यू, कितनी है उसकी? 50,000। 50,000 कब? ओपनिंग में, मतलब ओपनिंग में है, मतलब ये कब से अपने पास, ये शेयर्स अपने पास कब से है? सभी लोग बोलेंगे 1 अप्रैल को अपने पास ये ओपनिंग बैलेंस करके 500 शेयर्स है, और 100 इज मतलब 50,000 उसकी फेस वैल्यू है। ये अपने पास कब से है, कब से होंगे? बोलो, बोलो फटाफट सभी। कब से है सर? कैसे पता है सर? हमें थोड़ी ना पता है कि कब से है सर, वहां पे थोड़ी ना दिया है सर कब से है सर, हम कैसे बताए सर? बट ये इतना तो बोल सकते हैं ना कि ये लास्ट ईयर से अपने पास है। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये कब से है? लास्ट ईयर से अपने पास है। समझा? प्रीवियस ईयर आंसर दे दिया यहां पे स्टूडेंट ने, प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर से। अभी अब देखो सभी लोग ध्यान सुनना, डिविडेंड मिल गया 1 अप्रैल के बाद में, डिविडेंड मिल गया 1 या 15 जून को।
15 जून को डिविडेंड मिल गया, 15 जून को डिविडेंड मिल गया, 15 जून को डिविडेंड मिल गया। अभी 15 जून को जो डिविडेंड मिला है वो डिविडेंड जो भी मिला होगा वो इन शेयर्स के मिला होगा, बराबर, ये इन शेयर्स पे मिला होगा। ये कौन से साल का डिविडेंड अभी मिला होगा, ये फाइनल डिविडेंड है, ये कौन से साल का अभी मिला होगा डिविडेंड, ये जो मिला हुआ है ये कौन से साल का अभी मिला होगा, कौन से साल का, ये जो इस साल डिविडेंड मिला है वो कौन से साल का, 15 जून को जो मिला हुआ है ये फाइनल डिविडेंड है, तो ये कौन से साल का डिविडेंड मिला होगा, ये ऑब्वियसली डिविडेंड कौन से साल का होगा, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के प्रॉफिट का डिविडेंड साल खत्म होने के बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में डिसाइड करके वो आगे वहां पे प्रोसेस किया जाता है, समझ में आ गया। बाद में उसे जनरल मीटिंग जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसमें भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है, मतलब या डिसीजन किया जाता है, तो वो लीगल एस्पेक्ट में हमें नहीं जाना है। बट एक बात समझो कि ये जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया ये फाइनल डिविडेंड है, इट बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, इट बिलोंग्स टू व्हाट, लास्ट ईयर। और ये डिवेंचर्स कब लिए थे, ये भी लास्ट ईयर से अपने पास है। तो इस डिविडेंड के ऊपर, सॉरी इस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा 15 जून को, ये डिविडेंड को हम क्या माने, प्री एक्विजिशन माने या पोस्ट एक्विजिशन माने, मतलब ये शेयर्स लेने से पहले वाला, शेयर्स लेने से पहले वाला डिविडेंड है ऐसा माने, या शेयर्स लेने के बाद वाला डिविडेंड है ऐसा माने, बोलो। क्वेश्चन समझा सभी को। मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में शेयर्स है 500, ओपनिंग बैलेंस में, वो कब से, लास्ट ईयर से। अब एक डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, जो फाइनल डिविडेंड है वो भी लास्ट ईयर का ही है, क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद में डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो प्रॉफिट कब बनता है, 31 मार्च को प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, मतलब ये कौन से कैलकुलेट किए जाते हैं, लास्ट ईयर के, और उसका डिविडेंड अगले साल मिल जाता है बोर्ड मीटिंग वगैरह लेके, तो अभी जो डिविडेंड मिला है फाइनल डिविडेंड वो लास्ट ईयर का है, और अपने पास शेयर्स कब से है, लास्ट ईयर से, एग्जैक्टली डेट पता नहीं है। तो मैं ये जो डिविडेंड मिल रहा है ओके ऑन ओपनिंग बैलेंस, ये कौन सा मानूं, जो भी है सही गलत कौन सा मानूं, ये प्री एक्विजिशन मानूं या पोस्ट एक्विजिशन मानूं, मतलब शेयर्स लेने के बाद में का मानूं या पहले वाला मानूं, क्या बात है, मिरेकल, इट्स मिरेकल, इट्स मिरेकल, इट्स मिरेकल, मतलब सभी ने पोस्ट एक्विजिशन बोल दिया, वाह सही है, ठीक है। तो ये पोस्ट एक्विजिशन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शेयर्स अपने पास पहले से है, पता नहीं कब से है एग्जैक्टली, पता नहीं, वो देते नहीं है, पहले से कभी से तो होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल से होंगे, और ये लास्ट ईयर का डिविडेंड आ गया, तो हम यही मान के चलेंगे कि हमने शेयर्स लेने के बाद का डिविडेंड है ये ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। लेकिन सभी लोग ध्यान सुनना, मैंने अभी यहां पे ध्यान सुनना, यहां पे मैंने एक शेयर्स लिए थे ऑन 1 जून, तो 1 जून को मैंने लिए, तो 1 जून को जो लिए उसके ऊपर का डिविडेंड भी मुझे ही मिलेगा ना, क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर में होगा, समझा। 1 जून को जो मैंने शेयर्स लिए, 1 जून को जो शेयर्स लिए उसके ऊपर भी डिविडेंड मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। उससे पहले अभी आप मुझे बताओ, ये जो है 1 जून को जो शेयर्स मिले उसके ऊपर भी मुझे डिविडेंड मिल रहा है, फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो इसे प्री माने या पोस्ट माने, प्री और पोस्ट, इसे कौन सा माने, बोलो। प्री क्यों, लॉजिक क्या है, क्योंकि डिविडेंड लास्ट ईयर का है और शेयर्स इस साल का है। परफेक्ट, डिविडेंड जो मिला है दैट डिविडेंड बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, बट हमने शेयर्स लिए अभी, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर को बिलोंग करता है डिविडेंड, शेयर्स अभी लिए, तो जब लिए उससे पहले वाला है ना डिविडेंड, वो तो क्लियर लिए, तो जो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर मिला उसमें तो हमें क्लियरली पता नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि जब से अपने पास शेयर्स है उसके बाद में का ही होगा, उसमें हम मान के चलेंगे। बट अभी जो शेयर्स लिए उसके ऊपर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, तो उसमें तो क्लैरिटी है ना कि ये प्री एक्विजिशन ही हो सकता है, क्योंकि शेयर्स तो अभी आ गए, और डिविडेंड कौन से प्रॉफिट का मिल रहा है, जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया था उसका मिल रहा है 15 जून को, बराबर। इस साल जो डिविडेंड मिलता है फाइनल डिविडेंड वो लास्ट ईयर का होता है, ये तो ऑब्वियस बात है, इस साल का अगले साल मिलेगा, बराबर। तो ये केस में याद रखना, यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस पे हो तो इन इक्विटी शेयर इज ट्रीटेड एज पोस्ट एक्विजिशन, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो मिला उसे पोस्ट एक्विजिशन मानना है, क्योंकि वो शेयर्स भी लास्ट ईयर से है और डिविडेंड भी लास्ट ईयर का है, तो पोस्ट एक्विजिशन से मानेंगे। एंड क्रेडिटेड इन डिविडेंड कॉलम, और ये अपना इनकम है तो डिविडेंड कॉलम में डाल दो, ये अपना इनकम है ना, पोस्ट एक्विजिशन इनकम होता है तो इनकम कॉलम में डाल देंगे, वो जो इंटरेस्ट की जगह पे जो डिविडेंड कॉलम बना है उसमें डाल देंगे। लेकिन एंड डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर रिसीव्ड ऑन परचेस ऑफ शेयर्स इन करंट ईयर, मतलब इस साल जो परचेस की उसके ऊपर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल गया, तो ये कौन सा है, प्री एक्विजिशन। और प्री एक्विजिशन इनकम होता है या रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है,
बोलो, प्री एक्विजिशन इनकम ये इनकम होता है या रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है? क्या होता है? रिकवरी ऑफ इनकम होता है या रिकवरी ऑफ, सॉरी, इनकम होता है या रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है? प्री एक्विजिशन ये हमने पढ़ा था, जो इंटरेस्ट के लिए एप्लीकेबल था वही यहां पे एप्लीकेबल बन जाएगा रूल। रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है, जो प्री एक्विजिशन इनकम होता है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है, और उसे डिविडेंड कॉलम में नहीं लिखना है क्रेडिट साइड पे, उसे लिखना है कॉस्ट कॉलम में। कौन से कॉलम में लिखोगे? कॉस्ट कॉलम में, क्योंकि डेबिट साइड पे इक्विटी शेयर जब आए तब लिखेंगे उसकी कॉस्ट, तो उसमें से एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट साइड पे कॉस्ट कॉलम में लिखना है वो डिविडेंड जो प्री एक्विजिशन है, जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो मेक इट सिंपल, नाउ मेक इट सिंपल। सिंपल क्या सिंपल? अगर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर डिविडेंड मिला है, बराबर, लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला है, वो तो पोस्ट ही मानेंगे क्योंकि तब से अपने पास शेयर्स है, लास्ट ईयर से अपने पास शेयर्स है। बट जो अभी शेयर्स परचेस किए उसके ऊपर लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड मिल गया, वो तो प्री हो गया, वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानेंगे और कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट कर देंगे, इनकम कॉलम में नहीं, डिविडेंड कॉलम में नहीं। ठीक है, ओके। और दूसरा, इंटरिम डिविडेंड में तो टेंशन लेना ही नहीं है। इंटरिम डिविडेंड को तो हमेशा क्या मानना है? पोस्ट एक्विजिशन, तो वो हमेशा कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? डिविडेंड कॉलम में लिखा जाएगा, और वो डिविडेंड कॉलम मतलब इनकम कॉलम, वो बाद में पी&एल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? ये समझा है क्या सभी को? सभी लोग बोलना, ये समझा है क्या? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर एडजस्टमेंट शेयर्स में रहेगी, जनरली एडजस्टमेंट रहती है। अगर उनको कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो यहां तक पहुंचेंगे वो। ये सभी को समझ में आ गया? सभी लोग बोलना। ओके सभी, बाद में इसमें भी वही एप्लीकेबल होता है जो डिबेंचर में था। एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस है उसकी कॉस्ट निकालो, जो अपने पास डिबेंचर्स बचे उसकी कॉस्ट निकालो, वैसे शेयर्स की भी कॉस्ट निकाली जाती है। और अगर प्रॉब्लम में मार्केट प्राइस दी हो तो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है यहां पे भी। तो हमने शेयर्स के लिए नए रूल क्या पढ़े? राइट्स, बराबर। राइट्स में हमने क्या पढ़ा एक बार बताओ, मतलब एक बार रिवाइज करते हैं। राइट्स में हमने क्या पढ़ा? राइट्स में हमने ये पढ़ा कि यहां पे राइट्स में या तो मैं परचेस कर लूंगा, मैं परचेस करता हूं तो एंट्री क्या आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी पैसे दिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन मैंने वो राइट्स डायरेक्टली किसी को बेच दिए, उसके बदले में कुछ पैसे ले लिए, तो वो अपना इनकम है, तो डायरेक्टली वो कहां पे जाएगा? इनकम है तो पी&एल अकाउंट में डायरेक्टली भेज देना है, पी&एल अकाउंट में। उसमें कोई इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की है, इस वजह से डायरेक्टली पी&एल अकाउंट में चला जाएगा, तो पी&एल अकाउंट को क्रेडिट मिल जाएगा। ये हमने पढ़ा था अगर हमने किसी को डायरेक्टली सेल किए वो। आगे दूसरा हमने पढ़ा इंटरिम डिविडेंड जो है वो हमेशा क्या मानना है? पोस्ट एक्विजिशन ही मानना है। इंटरिम डिविडेंड हम पोस्ट एक्विजिशन ही मानते हैं। बट जो फाइनल डिविडेंड है इस साल मिला हुआ वो कौन से साल का होता है? लास्ट ईयर का। तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है उसे हम मानते हैं, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो डिविडेंड मिला है उसे हम मानते हैं पोस्ट एक्विजिशन, और उसे इनकम मानते हैं, डिविडेंड कॉलम में लिखते हैं। लेकिन जो इस साल परचेस किए शेयर्स उसके ऊपर लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल गया तो उसे, हाँ, तो उस केस में उसे रिकवरी ऑफ कॉस्ट, उसे डिविडेंड में क्रेडिट करने की बजाय, डिविडेंड कॉलम में लिखने की बजाय क्रेडिट साइड पे उसे कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ताकि डेबिट साइड पे जब वो परचेस किया था तब डेबिट साइड पे कॉस्ट लिखी थी, उससे माइनस होने के लिए क्रेडिट साइड पे कॉस्ट कॉलम में लिखते हैं, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्लियर? पहले हम ये क्या करते थे, जो भी देखो, आप बोलोगे सर डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं था। डिवेंचर के केस में भी ऐसा ही था। क्या था? डिवेंचर के केस में हमें पहले से ही पता था कि ये इंटरेस्ट प्री एक्विजिशन है, तो हम लेस करते थे। जब परचेस प्राइस कैलकुलेट करते थे ना उसी वक्त लेस करते थे, क्योंकि इंटरेस्ट डिवेंचर केस में ये पॉसिबल था इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है, बट अभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से अगर आपको फाइनल डिविडेंड मिलता है जो अभी शेयर्स परचेस किए उसके ऊपर, तो उसे पहले तो लेस नहीं किया होगा कॉस्ट से, क्योंकि उस वक्त पता ही नहीं था डिविडेंड आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, वो कुछ पता नहीं था। इस वजह से जो भी पैसे पे किए वो लिखे थे डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, बराबर। तो बाद में ये पैसे मिल गए उसके ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे लेस करने के लिए। पहले इंटरेस्ट के केस में ये पता था कि इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलता ही है, कंपल्सरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ इंटरेस्ट सब पता था, तो हम क्या करते थे? जब हम परचेस करते थे उसी वक्त लेस करते थे,
प्री एक्विजिशन जो भी है, लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, जिस दिन परचेस किया वो लेस करते थे, बट अभी यहां पे लेस नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि डिविडेंड के इसमें अनसर्टेनिटी होती है, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी पता नहीं होता। समझा? बोलो, क्लियर यहां तक? तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, आपने बोला हाँ तो क्लियर है, बोला तो यस। इक्विटी शेयर्स के बारे में चलिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, छोटा सा है क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट मैं यहां पे ओपन करता हूं। देखो ये मैंने ओपन किया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहां पे देखो क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2011 रजत हैज, मतलब ये ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2011, बराबर। रजत हैज 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स उसके पास है। इसके ऊपर कुछ डिविडेंड मिलता है ना, अगर इसके ऊपर कुछ डिविडेंड मिला तो इसके क्या मानेंगे, इसके ऊपर कुछ लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला तो वो पोस्ट एक्विजिशन मानेंगे, जैसा आपने पढ़ा था। ये भी शेयर्स पहले से है, मे भी 2 साल पहले से होंगे, 30 साल पहले से होंगे, ये डेट नहीं बताई, तो हम क्या मानेंगे, मान के चलेंगे होंगे 2-3 साल पहले से, और लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल गया, मतलब जब लिए थे उसके बाद में का डिविडेंड है, ऐसा मान के चलता है, बराबर। इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर, उसकी फेस वैल्यू है 10, 15 रुपए में है, अभी अभी उसका हमने 15 रुपए में लिए थे, 10 रुपए फेस वैल्यू है। ही प्रोवाइड्स यू द फर्दर इंफॉर्मेशन, आपको आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। फर्स्ट, ऑन 20 जून 20 जून को 2011 ही परचेस्ड अनदर 10,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड, 20 जून को उसने और 10,000 शेयर्स परचेस किए, और कितने 10,000 शेयर्स परचेस किए 16 पर शेयर। ऑन 1 अगस्त 2011 पी लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स, मतलब आपके पास 6 शेयर्स होंगे तो आपको 1 शेयर बोनस में मिलेगा, ऐसा उन्होंने बता दिया। मतलब आपके पास अगर अगर आपके पास 6 शेयर्स है या 6,000 शेयर्स है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 6,000 शेयर्स आपके पास, मान लो 6,000 नंबर्स में काउंट करना है बोनस शेयर्स, आपके पास 6,000 शेयर्स है, नंबर्स में बोल रहा हूं, अमाउंट में नहीं, 6,000 शेयर्स है तो आपको एक मिलेगा, मतलब कितने मिलेंगे आपको, 1,000 शेयर्स मिलेंगे। अभी 1,000 शेयर्स कितने के, 100 के एक, मतलब 1 लाख के शेयर्स मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट अगर आपके पास 6,000 इंटू 100 6 लाख के शेयर्स होंगे तो आपको 1 लाख के मिलेंगे, वो भी कैसे, मुफ्त 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 बोनस शेयर्स है। थर्ड, on 31st October 2011 the directors of P Limited announced a right issue which entitles the holder, right issue दे दिया 31 अक्टूबर को, बराबर। विच इंटाइटल्स मतलब राइट्स मिलते हैं, इंटाइटल करना मतलब क्या, कुछ देना, राइट्स सौंप देना। द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स, तो कितने राइट्स मिलेंगे, आपके पास 7 शेयर्स है, 7 है, रेशियो दिया उन्होंने, तो 7:3, 7 के बदले में 3 मिलेंगे राइट्स, शेयर्स नहीं, ऑप्शंस, राइट्स आपको मिलेंगे एट 15 पर शेयर, आप 15 रुपए में ले सकते हो। शेयरहोल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट, शेयरहोल्डर्स क्या कर सकते हैं, वो शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो जो राइट्स है वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आगे रजत सोल्ड, रजत है जिसका हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, 1/3 ऑफ द एंटाइटलमेंट, मतलब उसको जितने राइट्स मिलना उसके 1/3 उसने सेल किए, किसको, उमंग को, उससे कुछ पैसे कमाए, 2 रुपए पर शेयर उसे मिल गए, पर डायरेक्टली बेच दिए, राइट्स बेच दिए, उसने कुछ खुद इन्वेस्टमेंट ली नहीं, डायरेक्टली 1/3 उसको सेल किया, 2 रुपए मिल गए। एंड सब्सक्राइब द रेस्ट, 1/3 बेचे और 2/3 खुद ले लिए। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि जिस दिन ये बोनस राइट्स मिल रहा है उस दिन उसके पास कितने शेयर्स है। अगर बोला गया उस दिन उसके पास, अगर ऐसा दिखता है उस दिन उसके पास 700 शेयर्स है, ठीक है, तो उसे कितने मिलेंगे, 7:3,
मतलब 7 के बदले में 3, तो 700 के बदले में कितने 300 मिलेंगे। अभी 300 में से उसने एग्जांपल लेके चल रहा हूं ये आपको समझाने के लिए, 1/3 वो क्या करेगा, राइट्स बेचेगा 2 रुपए पर शेयर। ये जो भी पैसा आएगा उसे इनकम मान के डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में भेजना है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। और बाकी 2/3 उसने खुद परचेस कर लिया 15 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। ये मैंने इमेजिनरी अमाउंट ले लिया 700 300 सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ क्या है वो समझाने के लिए। हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है क्वेश्चन में कि कितने उसके पास शेयर्स है, तो उसका 7:3 रेशो के हिसाब से कितना मिलना चाहिए हम कैलकुलेट करें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। चलिए शुरू करते हैं। इसमें डिविडेंड है ही नहीं, है क्या डिविडेंड, डिविडेंड है क्या इसमें, डिविडेंड की एडजस्टमेंट ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि डिविडेंड कॉलम बनाया नहीं तो भी चलेगा, इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड कॉलम जो बनता है ना वो बनाया नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें डिविडेंड की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्लियर, तो चलो मैं छोटा कॉलम दिखा दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने कॉलम क्यों नहीं बनाया। छोटा सी कॉलम चाहिए, मतलब एक 7 to 8 लाइन्स के मुझे अकाउंट चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन है भी नहीं इसमें। इसमें डिविडेंड वाला बनाया नहीं होता तो भी चल जाता, बट मैं लिख रहा हूं क्योंकि डिविडेंड मिला ऐसा कहीं पे बताया नहीं ना। लिख दो यहां पे इन द बुक्स ऑफ रजत। डन। नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आप नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स भी बना सकते हो, शेयर्स के केस में जनरली नंबर ऑफ शेयर्स बनाया जाता है, बट इट नॉट नेसेसरी। इससे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे कहीं पे फेस वैल्यू लिखा है, यहाँ पे मे भी फेस वैल्यू कॉलम बन सकता है या उसकी जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स का भी बन सकता है। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू मतलब एक ही चीज़ है, बराबर। तो क्या हो सकता है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का बन सकता है, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड कॉस्ट ऑब्लिक अमाउंट। In this question, it was not necessary to prepare dividend column to make dividend column, but मैंने बना दिया shares चलो ओपनिंग कितना है 50,000, भाई 50,000, और कितने में लिए थे 15 में, भाई 50,000 नंबर से 15 में लिए थे तो कितना आ जाता है बोलो, 50,000 इंटू 15, कॉस्ट कितनी या अमाउंट कितनी आ जाती है उसकी ओपनिंग बैलेंस की, 50,000 इंटू 15। तो यहाँ पे टू बैलेंस फर्स्ट अप्रैल ब्रॉट डाउन कितने 50,000 इंटू 15, डिविडेंड तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन बार बार डिविडेंड, जैसे ही डिबेंचर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे वैसे यहाँ पे भी डिविडेंड कैलकुलेट कर लो ना। करूँ क्या, बोलो करूँ क्या, आप बोलोगे तो कर दूंगा मैं, कैसे भी कर लूंगा, बट कर लूंगा, तुमच्यासाठी काय पण आपके लिए कुछ भी, लेकिन आप बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नो रीजन क्या है, क्योंकि
डिविडेंड सर्टेन नहीं होता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर ड्यू डेट नहीं होता है, कोई रेट ऑफ एग्जैक्ट रेट पता नहीं होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तभी हम इनकम में लिख सकते हैं, वो भी डिपेंडिंग वो प्री है पोस्ट है, वो सोच के कहां पे लिखना है। आगे देन नेक्स्ट, on 20th June 2011 he purchased another 10,000 at 16 per share। तो लिखो क्या, कब कब की बात है, टू बैंक, बैंक से पैसे जाएंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट मिलेगा, बैंक को क्रेडिट मिलेगा। 10,000 नंबर्स है एट 16 ईच, मतलब 1,60,000। डन। ओके, अभी क्या हुआ है, on 1st of August 2011 P Limited issued one equity bonus share for every 6 shares held by the shareholder। shareholder के पास जितने भी है उसके बदले में 6 के बदले में क्या मिलेगा, 6 shares, 1 share, 1 equity bonus share for 6, मतलब जिसके पास 6 शेयर्स है उसको एक मिलेगा। तो अभी आप देखो ये जो रजत है उसके पास कितने हैं आज वो देख लेते हैं, 50,000 पहले थे और 10,000 ले लिए, मतलब अभी कितने हैं, 60,000 है, 60,000। तो 60,000 के बदले में उसे कितने मिलेंगे, 6:1 रेशो लगा दो, तो 60,000 के बदले में उसे कितने मिलने चाहिए बताओ। बताओ कितने मिलने चाहिए, उसके पास 50,000 प्लस 10,000, 60,000, 6:1 रेशो में मिलना चाहिए, मतलब 6 के बदले में एक, तो अभी उसे कितना मिलना चाहिए। 10,000 सिंपल है ना, 60,000 डिवाइड बाय 6 डिवाइड इंटू 1, मतलब 60,000 इज इक्वल टू 6, देन हाउ मच इज इक्वल टू 1। ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली भी पता चलता है ना कि 6:1 मतलब 6 के बदले में एक मिलेगा, मतलब 60,000 के बदले में कितना, 10,000 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये बोनस शेयर से मतलब इसमें कॉस्ट लगी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो 1 अगस्त 11 टू बोनस इशू 10,000, कॉस्ट में डैश कुछ नहीं लिखेंगे, और वर्किंग नोट 1 दिखाएंगे। सिक्सटी थाउजेंड इज इक्वल टू 6 जो भी अपने पास है, देन हाउ मच इज इक्वल टू 1।
हाउ मच इज इक्वल टू 1, 1 है यहाँ पे, तो 60,000 इंटू 1। मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया, बट आप यहाँ पे ऐसा भी लिखा सकते थे 50,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 1, ऐसा भी आप कर सकते थे। 10,000 शेयर्स। ओके, इसके बाद में क्या हुआ है, नेक्स्ट ये हो गए, ये हो गया। आगे, ऑन 31st October द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस राइट इशू विच इंटाइटल्स होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर। उनके पास अगर 7 शेयर हो तो उसके बदले में 3 मिलेंगे एट 15 पर शेयर। वो प्राइस क्या होगी, अगर आप शेयर्स लेते हो तो 15 रुपए में। शेयर कैन ट्रांसफर देयर राइट्स, और वो राइट्स ट्रांसफर भी कर सकते हो। रजत ने क्या किया, 1/3 एंटाइटलमेंट किसी और को दे दी, उसके बदले में 2 रुपीज पर शेयर दे दिए, ले लिए, और 5 नवंबर को उसमें से 2/3 जो राइट्स थे उसमें से 2/3 5 नवंबर को खुद के लिए ले लिए। तो अभी मुझे ये निकालना पड़ेगा जिस दिन क्रॉस कैलकुलेशन होता है इंटू 3 डिवाइड बाय 7, तो कितने, समझा कि ये, सभी लोग बोलना समझा कि ये समझा है। ये समझा है, सभी लोग बोलना, ये समझा है ना। 30,000 उसे राइट्स मिलेंगे, और 30,000 में से आप देखना यहां पे मैं बताता हूं उसने क्या किया, 1/3 सोल्ड, ₹2 पर शेयर ना, पर राइट शेयर नहीं, सॉरी, पर राइट शेयर, तो मिल गया 20,000, उससे मिल गया 20,000। तो देखो 30,000 का 2/3 कितना आ जाता है, 20,000, और परचेस के मतलब पूरे पैसे देने पड़ेंगे 15 रुपीज, 15 रुपए पे ना 15, 20,000 इंटू 15 कितना आ जाता है, 3 लाख।
जो इनकम आया वो तो डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली 2-2 रुपए पे हमने राइट्स ट्रांसफर किया, हमने शेयर्स लिए ही नहीं। वो जो हक है जिसकी वजह से सस्ता मिल रहा था वो किसी और को दे दिया, उसने 2 रुपए पर शेयर दे दिया, तो मुझे 20,000 मिल गए, उसमें कोई मेरी इन्वेस्टमेंट लगी नहीं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं गया, ये डायरेक्टली इनकम है पीएनएल अकाउंट में चला गया। और मैंने खुद कितने शेयर्स लिए, बाकी 2/3 मतलब 20,000, कितने पे, 15 रुपए पर शेयर, तो 3 लाख आ जाता है। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा, क्योंकि ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट 5 नवंबर ना, 5/11/11 टू टू बैंक, वर्किंग नोट टू, राइट, वहां पे लिख देना राइट, नाम लिखना है वहां पे, मतलब आपको बाद में समझ में आ जाए, बाकी कुछ नहीं, राइट इशू आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी एग्जाम में लिखना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 20,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 लाख। तीन लाख वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 2 है कि 3 है? 2 ही है ना। ओके, चलो, तो बोलो कितना, अभी निकालो, हो गया, डन, खत्म, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो बोलो कितना आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, बेचे तो कुछ भी नहीं है इस केस में, 50,000 प्लस 10,000, 90,000। बाय बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है 90,000। डिविडेंड तो कुछ भी नहीं आया, डिविडेंड तो इस बार कुछ भी नहीं आया इस केस में, बाद में इसका कितना है, 7,50,000 प्लस 1,60,000, 12,10,000, 12,10,000। अब कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, बोलो। इसके जैसे एक क्वेश्चन है, आज वो घर पे सॉल्व कर लेना, एग्जैक्टली वैसा ही है, छोटा, क्वेश्चन नंबर 14। मतलब मैंने आपको दो होमवर्क दे दिए सिमिलर जो हमने पढ़ा था। ओके, वो सॉल्व करने से पहले मैंने जो पढ़ा है वो एक बार जरूर देख लेना, क्लियर, एक बार जरूर देख लेना मैंने जो पढ़ा है वो, और बाद में होमवर्क कर लेना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस या मतलब क्लैरिटी रहे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 4 शायद से, राइट, है ना, और अभी मैंने बोल दिया 14। ठीक है,
4 बताया ना पहले, और 14, ये दोनों आज पक्का ट्राई कर लेना अच्छे से, पूरा दिल लगा के। देखो एक काम है क्वेश्चन नंबर 4 में, दो चीजें हैं, एक तो 1% वहां पे ब्रोकरेज भी बताया, 1% ब्रोकरेज बताया, ट्राई कर लेना। ब्रोकरेज का आपको क्या करना है पता है, हर बार परचेस हो तो ऐड करना है और सेल हो तो लेस करना है, तो एक बात याद रखना, और उसकी मार्केट प्राइस भी बताइए। ओके हम तो डिस्कस करेंगे बट आप दिल से ट्राई कर लेना। ओके जो भी मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएगी, वो आगे परफेक्शन आता जाता है अगर आप कोशिश कर रहे हो तो। ओके कोई डाउट है, कुछ पूछना है बोलो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, एनी डाउट? अभी ऑब्वियसली थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि सभी रूल डिस्कस हो चुके हैं ना लगभग, या कैसे बनाना है अकाउंट, या क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ी आइडिया आ चुकी है। हाँ डिविडेंड वाला क्वेश्चन आगे हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पे डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा, तो वो तो पढ़ेंगे ही। ओके तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे जो भी है। बट अभी लगता है तो अभी टाइम है आपके पास, इमीडिएटली आप क्या कर लेना, होमवर्क सॉल्व कर लेना। बट होमवर्क सॉल्व करने से पहले मैंने जो पढ़ा है क्लास में, हमने जो सॉल्व किया वो देख लेना, वो भूलना मत। ओके चलिए।